गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लोकतंत्र के बारे में। तो लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। अगर हम इसको मोटे तौर पर देखें तो जनता जो है इसका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जनता ही इसमें इन्वॉल्व है, उसी के द्वारा शासन होता है। तो जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र को अंग्रेजी भाषा में डेमोक्रेसी कहा जाता है। और हम सभी जानते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेसिया, जिसका अर्थ जो है क्रमशः लोग और शासन होता है। तो लोकतंत्र को आधुनिक काल में शासन का सबसे उत्तम रूप माना जाता है। अब लोकतंत्र को परिभाषित कर लिया जाए तो लोकतंत्र एक प्रकार की शासन प्रणाली है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज कुछ है अगर तो ये है कि यह एक शासन प्रणाली है। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था के तौर पर जाना जाता है जिसमें जनता शक्तिशाली होती है। अर्थात जो मेन एलिमेंट है उसमें यह है कि जो इंडिविजुअल है, जो पीपल हैं, दे आर एम्पावर्ड इन दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में कहा है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट भी है। अक्सर ये पूछा भी जाता है कि ये स्टेटमेंट किसका है। अब बात करें तो लोकतंत्र शासन की उस प्रणाली को कह सकते हैं जिसमें जनता की सहभागिता हो। अब देखिए एक नया एलिमेंट आ गया इसमें, पार्टिसिपेशन का, सहभागिता का। तो लोकतंत्र में जनता सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। लोकतंत्र में व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी मर्जी की सरकार चुने। एक अच्छा लोकतंत्र वह होता है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था हो। अब यहाँ पे आप देखें तो राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था हो। यह शासन प्रणाली लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक और राजनीतिक समानता का अधिकार देती है। तो ये भी तय है कि जो डेमोक्रेसी है वह फ्रीडम में भी रिलीजियस फ्रीडम, सोशल फ्रीडम और पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करती है। आज दुनिया के लगभग 100 से अधिक देशों में लोकतंत्र विद्यमान है। लोकतंत्र का लगातार विस्तार और इससे मिलने वाला विशाल जन समर्थन यह साबित करता है कि लोकतंत्र अन्य सभी दूसरी शासन व्यवस्था से बेहतर है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को मिलने वाला समान अवसर, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, आकर्षण का केंद्र हैं लोकतंत्री व्यवस्था के लिए। तो एक तो समान अवसर, व्यक्ति की स्वतंत्रता एंड डिग्निटी, ये तीन ऐसे एलिमेंट हैं जिसके कारण जो डेमोक्रेसी है उसका इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है। लोकतंत्र में आपसी मतभेदों और टकरावों को कम करने और गुण दोषों के आधार पर सुधार करने की संभावना इसे लोगों के और भी करीब लाती है। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लोकतंत्र में फैसले किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं लिया जाता बल्कि सामूहिक सहमति के द्वारा लिया जाता है। तो ये जो सामूहिक सहमति है ये भी लोकतंत्र को और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। अब देखें कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो कितने प्रकार की होती है। तो सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो लोकतंत्र जो है वो दो प्रकार के हैं। एक जिसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में देखते हैं, इसे शुद्ध लोकतंत्र कहा जाता है, और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो लोकतंत्र की वैसी शासन व्यवस्था जिसमें किसी भी देश के समस्त जनता जो है वो सीधे तौर पर राज्य कार्य संपादन में हिस्सा लेती है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र या शुद्ध लोकतंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोक कल्याण के कार्यों में जनता से विचार वर्ष करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाता है। तो इसमें जो कंसेंट है वहाँ पे आप देखें कि जनता का जो रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लोकतंत्र का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। प्राचीन समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र यूनान के राज्यों में पाया जा सकता है, जबकि आधुनिक समय में स्विट्जरलैंड के कुछ छोटे छोटे जो कैंटन्स हैं वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। बात करें हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की, इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। लोकतंत्र की वैसी शासन व्यवस्था जिसमें किसी देश की जनता उस देश के राज्य कार्य में सीधे तौर पर शामिल ना होकर अपने द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के राज्य कार्य चलाने का अधिकार सौंपती है, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि समय के साथ जो राज्य हैं उनकी शक्ति जो है, उसका जो आकार है वो बहुत विस्तृत हुआ है, उसकी आबादी बहुत विस्तृत हुई है। तो इसके कारण अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की तरह की जगह पे जो प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र है या जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसकी महत्ता बढ़ गई है। इस प्रकार के शासन व्यवस्था में जनता का शासन व्यवस्था और कानून निर्धारण में कोई योगदान सीधे तौर पर नहीं होता है, बल्कि वह अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है।
अब अगर हम लोकतंत्र की विशेषताओं को डिस्कस करें, उसको देखने की कोशिश करें, तो आप देख सकते हैं कि जो लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं हैं वह है जनता की इच्छा को सर्वोच्चता, दूसरा है जनता के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि सरकार, तीसरा है निष्पक्ष और समयबद्ध निर्वाचन, वयस्क मताधिकार, जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार, सीमित तथा संवैधानिक सरकार, निष्पक्ष न्यायपालिका और कानून का शासन। तो इसमें आप जनता की जो सर्वोच्च इच्छा है इसे हम पॉपुलर सोवरेंटी के रूप में भी देख सकते हैं। जनता के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि सरकार, जिसकी हमने चर्चा की कि आधुनिक जो राज्य हैं उनका आकार विशाल है, इसलिए प्रतिनिधि सरकार है। निष्पक्ष और समयबद्ध निर्वाचन, मतलब इलेक्शन जो है वो कंटिन्यूम होना चाहिए, लगातार होते रहे अपने समय पे और निष्पक्ष हो। वयस्क मताधिकार, चूँकि हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र जो है वह राजनीतिक समानता के विचार पर आबद्ध है, तो वयस्क मताधिकार उसका एक उदाहरण है। उत्तरदायी सरकार, हम सभी जानते हैं कि इस तरीके की सरकार का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, तो उत्तरदायी सरकार के रूप में। सीमित तथा संवैधानिक सरकार, संविधान के अनुसार हो और सीमित हो। निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायपालिका का जो रोल है बड़ा महत्वपूर्ण है। और कानून का शासन, जिसे हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। ये सारी विशेषताएं हैं जो कि लोकतंत्र की होती हैं। अब लोकतंत्र में कुछ अवगुण भी हैं और जो उसके डिमेरिट्स हैं उसको भी हम देख लें। तो उसके डिमेरिट्स में यह है कि समानता का अप्राकृतिक सिद्धांत जो है वह यहाँ पे लागू होता है। लोकतंत्र का मुख्य आधार समानता का सिद्धांत है, परंतु बहुत सारे आलोचक का यह मानना है कि यह सिद्धांत ही अप्राकृतिक, एब्सोल्यूट इक्वालिटी का भी। गुणों की बजाय संख्या को ज़्यादा महत्व, लोकतंत्र में बहुमत के आधार पर काम होता है, जिसमें गुणों की बजाय संख्या को ज़्यादा महत्व है। एक व्यक्ति एक मत के अधिकार के सिद्धांत पे यह चलता है, तो कभी कभी जो है बहुमत जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप टॉकविले को पढ़ें तो उसमें भी उन्होंने जो फियर ऑफ मेजॉरिटी की बात की है उसको इससे समझा जा सकता है। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होती है ऐसा कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे केसेज हैं जिस पे आप देखते हैं कि चुनाव खत्म होने के बाद जो जवाबदेही है उससे नेता जो है वो मुंह मोड़ लेते हैं। अस्थिर और कमज़ोर सरकार, लोकतंत्र में सरकार अस्थिर और कमज़ोर होती है क्योंकि बहुदलीय व्यवस्था में सरकार तेज़ी से बदलती रहती है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि गठबंधन की राजनीति का जो प्रारंभिक दौर है भारत में, उसमें भी हमने देखा है कि जो सरकारें थी वो अस्थिर और कमज़ोर रही हैं उनकी तुलना में जिनको बहुमत मिला हो, या ऐसी गठबंधन जो आज हम देखते हैं। अब देखें हम कि लोकतंत्र के जो अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं, उसको देख लें हम। तो सबसे पहले डिस्कस करें हम कि लोकतंत्र का जो उदारवादी सिद्धांत है। तो लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत का जो उदय है वह 17वीं शताब्दी में हुआ। अपने नाम के अनुरूप उदारवादी सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता का पक्षधर रहा है। 17वीं शताब्दी से लेकर 20वीं सदी के बीच उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत 3 धाराओं का विकास हुआ, जिन्हें लोकतंत्र की पुरातन सिद्धांत, लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत और लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के रूप में हम जानते हैं। अब लोकतंत्र का जो पुरातन सिद्धांत है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक जॉन लॉक को माना जाता है। उनके अनुसार शासन का आधार जनता की सहमति, अगेन जनता की सहमति है। लोकतंत्र के पुरातन सिद्धांत के अनुसार सरकार एक संस्था है जिसकी स्थापना निश्चित उद्देश्यों को पाने के लिए की गई है। यदि इन उद्देश्यों की पूर्ति सरकार नहीं कर पाती है तो जनता को सरकार के विरुद्ध क्रांति करने का अधिकार है। इस सिद्धांत के समर्थकों में जेफरसन, ग्रीन, मेडिसन, बार्कर, लास्की, ये सारे लोग हैं। तो आप इसको भी देख लें कि इसके जो समर्थक हैं वो कौन से लोग हैं, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। लोकतंत्र का अभिजनवादी सिद्धांत, एलीट थियरी, इस सिद्धांत का विकास मोटे तौर पे 20वीं शताब्दी में हुआ और लोकतंत्र का जो अभिजनवादी सिद्धांत है वह यह प्रतिपादित करता है कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में शासक और शासित 2 वर्ग होते हैं। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में शासक और शासित 2 वर्ग होते हैं। शासक वर्ग हमेशा अल्पसंख्यक या अभिजन होता है और राज्य की राजनीतिक सत्ता इसी के हाथों में रहती है, क्योंकि इसका मुख्य कारण इस वर्ग के नेतृत्व की क्षमता है। इस सिद्धांत के अनुसार जनता का व्यवहार हमेशा तर्कहीन होता है, जनता की सरकार एक कल्पना मात्र है। यह सिद्धांत शासन में जनता की सहभागिता के खिलाफ है। लोकतंत्र का जो बहुलवादी सिद्धांत है उसको अगर हम देखें तो लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार समाज के सभी समूहों को राजनीतिक शक्ति और सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए।
नीति निर्माण में सभी संगठित समूहों की भागीदारी होनी चाहिए। राज्य ही सर्वोच्च सत्ता का अधिकारी नहीं है। हम सभी जानते हैं कि जैसे संप्रभुता की जो अवधारणा है उसमें एक बहुलवादी सिद्धांत है, उसी तरीके से बहुलवादी सिद्धांत जो है वह भी इसको डाइवर्सिफाई रूप में देखता है। महान विचार क्लास्की कहते हैं कि यदि समाज संघात्मक है तो सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। इस सिद्धांत का विकास भी 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में माना जाता है। अब हम देखें कि लोकतंत्र का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है वो क्या कहता है। लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत लोकतांत्रिक व्यवस्था का उद्देश्य एक वर्ग विशेष की रक्षा करना है, ऐसा मानता है। इसलिए ऐसी वर्ग विभाजित समाज में लोकतंत्र की कल्पना असंभव है। ऐसी व्यवस्था में समय पर निर्वाचन, मौलिक अधिकार तथा सीमित सरकार के बावजूद लोकतंत्र एक छलावा मात्र है। मार्क्सवादी समाजवादी लोकतंत्र की बात करते हैं जिसमें सभी शक्तियां श्रमिक वर्ग के पास होती हैं। इनके अनुसार समाजवादी लोकतंत्र में मात्र एक राजनीतिक दल होगा, क्योंकि पूंजीपति वर्ग के विनाश के बाद केवल श्रमिक वर्ग ही रह जाएंगे। तो इस सिद्धांत को जानने के लिए आप कार्ल मार्क्स के चिंतन को अगर देखें तो आप समझ पाएंगे कि उन्होंने कैसे इसको डिफाइन किया है और कैसे वो कहते हैं कि जो स्टेट है वह कैसे कैपिटलिस्टों के समर्थन के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो डेमोक्रेसी भी कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन का काम करती है ताकि जो उनका इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट रहे। लोकतंत्र की सफलता की कुछ शर्तें हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो जनता की लोकतंत्र में पूर्ण आस्था होनी चाहिए। नागरिक शिक्षित, जागरूक तथा राजनीतिक में रुचि रखने वाले हों। आर्थिक समानता होनी चाहिए। जनता की न्यूनतम जरूरतें पूर्ति होनी चाहिए। जनता की जो मानसिक संकीर्णता है वह नहीं होनी चाहिए। निष्पक्ष निर्वाचन और समय से होते रहने चाहिए। नागरिकों को ईमानदार, समझदार और सक्रिय होना चाहिए। तो ये कुछ विशेषताएं होनी चाहिए एक लोकतंत्र की सफलता के लिए। अब हम बात करें लोकतंत्र की चुनौतियों की। तो लोकतंत्र की चुनौतियों की बात करें तो लोकतंत्र के प्रति लोगों की जो उम्मीदें हैं उसके साथ साथ शिकायतें भी कम नहीं। लोकतंत्र से लोगों को इतनी अधिक अपेक्षाएं होती हैं कि इसकी छोटी सी कमी बहुत ज़्यादा खलने लगती है। कभी कभी तो हम लोकतंत्र को एक जादुई व्यवस्था मानने लगते हैं जो कि तमाम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विषमता को समाप्त करने में समर्थ है। इस तरीके का दृष्टिकोण लोगों में लोकतंत्र के प्रति अरुचि और असंतोष पैदा करने का कार्य करती है। लेकिन लोकतंत्र के प्रति यह नज़रिया ना तो सैद्धांतिक रूप से और ना ही व्यवहारिक रूप से सही है, क्योंकि लोकतंत्र की उपलब्धियों को परखने से पहले हमें समझना होगा कि यह दूसरे शासन व्यवस्था से बेहतर कैसे। तो इस छोटे से वीडियो में हम ये देख सकते हैं कि लोकतंत्र को हम कैसे परिभाषित करते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी कमियां क्या हैं, इसकी सफलता की आवश्यक शर्तें क्या हैं, और लोकतंत्र से संबंधित जो अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग सिद्धांत हैं उसको देख सकते हैं। तो CBCS के सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना इन्फॉर्मेशन जो है आप लोग के लिए काफ़ी है। फिर किसी नए विषय के साथ हम आगे आपसे मिलेंगे।